हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 7th का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है एयर। जी हाँ, एयर यानी कि हवा। अब देखो, एयर ये भी कोई पढ़ने की चीज़ है। लाइक हम सबको लगता है कि हवा तो है ही, हवा में क्या पढ़ेंगे, लेकिन हवा में भी काफ़ी चीज़ पढ़ने को है। हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कुछ चैप्टर्स में कि जो हमारी पूरी अर्थ है वो डिवाइडेड है 4 स्फेयर्स में, जिसे आपने पढ़ा था हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एक था आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो आपका एटमॉस्फेयर था जिसमें हमने बात करी थी एयर की, एटमॉस्फेयर जहाँ पे एयर प्रेजेंट हो। ठीक है, और ये तीनों मिला के लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर मिला के क्या बनाते थे, बायोस्फेयर। ठीक है, बायोस्फेयर हमें समझ में आ गया। तो अब ये इसका जो एक पार्ट है एयर वाला, हम वो पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियोज़ में हमने क्या पढ़ा था, हमने लैंड के बारे में समझा था कि किस तरह से हमारी लैंड होती है, क्या क्या होता है। ठीक है, और अब हम क्या देखने वाले हैं, एयर के बारे में। ठीक, तो अब देखो, पहले उन्होंने एक बॉक्स दे दिया आपको डीयूनो का, वो आपको बताना चाहते हैं कुछ। आपने नाम सुना होगा बहुत सारे गैसेस का कि आप क्या करते हो, आप ऑक्सीजन लेते हो और आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो जब आप सांस लेते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं। ये आपने 6th क्लास में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है साइंस की बुक में। ठीक है, अब ये जो CO2 वाली गैस है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों, एक तो ये आपको पता है कि हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, प्लांट्स लेते हैं, यानी कि प्लांट्स के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है एक तो आपकी CO2। ठीक है, और क्यों क्यों ज़रूरी है CO2, क्या काम करती है। CO2 दरअसल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये क्या होता है। अब देखो, एक बहुत ही पॉपुलर एक एग्जाम्पल होता है कि आप शीशे के उसमें, कांच के, अब किसी भी बॉक्स में आप प्लांट को रख दो। ठीक है, अगर आप उस पर सूरज की रोशनी डालोगे ना तो क्या होगा, अंदर वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, ओवर हीट जाते क्या होगा, वो प्लांट जलने लग जाएगा। ठीक है, अगर आपने शीशे के उसमें डाला और वो क्या करेगा कि उसे खींच रहा है, अपने अंदर कर रहा है, उसे गर्म कर रहा है। तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे मान लो एक कार है आपकी, या फिर जब आप गर्मियों में बस में जाते हो। ठीक है, आप बस में जाते हो, स्कूल से आए, स्कूल की छुट्टी हुई, आप अपनी बसेज में बैठे। बस क्या होती है, धूप में खड़ी हुई होती हैं, तो इतनी गर्मी होती है कि आप बिल्कुल रुक नहीं सकते बस में। ठीक है, क्यों होती है वो गर्मी, क्योंकि शीशे लगे हुए थे विंडो के, उससे क्या होता है कि आपकी सनलाइट जाती है और अंदर अंदर क्या करती है, गर्मी क्रिएट करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस, ये फिनोमेना क्या है, यानी कि कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इससे होता क्या है, इससे होती है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये दोनों शब्द समझ लेना कि ये तो एक तरह का क्या हो गया, ये क्या हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तरह का काम हो गया कि ये होता है, कि ये एक्शन है, रूल है कि ये बनता है, ये होगा, फिनोमिना ये है। ठीक है, और रिजल्ट उसका ये है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। अभी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आपका ग्लोब पूरा का पूरा जब वार्म करने लग जाए, यानी जब पूरा का पूरा ग्लोब गर्म होने लग जाए। ठीक है, एक टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर के लिए तो ज़रूरी है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये CO2 गैस। ठीक है, लेकिन जब ये ज़्यादा होने लगती है तो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है, जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम ना तो ज़्यादा कोल्ड एरिया में रह सकते हैं और ना ही ज़्यादा गर्म एरिया में रह सकते हैं, इसलिए। ठीक है, अभी हम डीपली वैसे पढ़ेंगे क्या क्या हो रहा है और ये ड्रास्टिक चेंजेस की वजह से कैसे हो रहा है। तो हमारा जो अर्थ है, पूरी जो हमारे ग्लोब है, आपने देखा होगा वो ऊपर से ढकी हुई है एक ब्लैंकेट से, यानी कि एक चद्दर, एक लाइक ब्लैंकेट उसका ढका हुआ है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसको आप एटमॉस्फेयर कहते हो, ये हवा का ब्लैंकेट होता है। इससे क्या होता है, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं। अब ये एटमॉस्फेयर क्या रोल प्ले करता है, क्यों ज़रूरी है, तो देखो, जितने भी लिविंग बीइंग हैं जो यहाँ अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिपेंडेंट है इस एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, वो जो भी सांस लेते हैं, आपको पता है, वो हम यहीं एटमॉस्फेयर के गैसेस से लेते हैं। जो भी सन रेज आती हैं, ठीक है, सन रेज आएंगी, अगर ये क्या होती है, सन रेज आती हैं, कुछ तो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, और कुछ क्या होती है, ये है ना एटमॉस्फेयर, ये उसे अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, यानी कि अपने अंदर ही रोक के रखता है। इसलिए क्या होता है, वो रुकी हुई धूप का यूज़ किया जाता है रात को, जब हमारे पास हमारी धरती घूमती है और हमारे यहाँ रात हो जाती है, यानी कि सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, तब भी हम जम नहीं जाते। क्यों नहीं जम जाते, क्योंकि ऑलरेडी दिन में क्या करता है, जो हमारा ये पृथ्वी है, वो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, वो हमारी जो गर्मी है उसे सोख के रखता है। ठीक है, तो इसी एटमॉस्फेयर की वजह से क्या है, ना तो हम मतलब इतने गर्म हो पाते हैं दिन में कि बिल्कुल बेक हो जाएं, और ना हम इतने ठंडे हो पाते हैं रात में कि बिल्कुल जम जाएं। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर ध्यान रखता है कि कितनी मुझे हीट लेनी है, कितनी मुझे वापस देनी है, कितनी मुझे आगे छोड़नी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक बैलेंस बना हुआ रहता है कि कितने, लाइक हम लोगों में क्या है कि ना हम इतने बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे होते हैं, ना हम बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे होते हैं। अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता तब ये सीन हो सकता था कि लाइफ पॉसिबल ना हो पाती। अब ये आपका एटमॉस्फेयर बना किस किस चीज़ों से, आपने नाम तो पढ़ लिया। अब देखो, बेसिकली आपने ऑक्सीजन तो समझ सुना है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, ये है आपकी अर्थ पे 21%। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। ओके, दूसरी सबसे बड़ी जो गैस है वो है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन आपने सुना होगा, शायद नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बट क्या बात है, हम लोग ऑक्सीजन डायरेक्टली ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स डायरेक्टली नहीं लेते। तो ये क्या करते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये सारी चीज़ होती हैं, वो लोग इनके लिए नाइट्रोजन लेते हैं और फिर इन्हें
इनकी फॉर्म में चेंज करके देते हैं। मान लो कि अगर बाज़ार में गेहूँ मिल रहा है तो बच्चे डायरेक्ट गेहूँ तो चबा नहीं सकते, तो मम्मी क्या करती है, गेहूँ लेके आती हैं, पीसती हैं, उसकी रोटी बनाती हैं, उसके बाद आपको मिलता है। ठीक है, तो जो आप डायरेक्टली नहीं ले सकते तो एक मीडियम बीच में वो काम करता है आपको आपकी फॉर्म में उस चीज़ को प्रदान करने का, जैसे रियल लाइफ में मम्मी है। ऐसे यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन के उसमें, कि नाइट्रोजन को रियल फॉर्म में प्लांट्स नहीं ले सकते, तो जिस फॉर्म में प्लांट्स ले सकते हैं उसमें बनाता कौन है उसे, जो उसके रूट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो बनाते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया, और जो भी मैन्योर में ये सब आपके होते हैं राइजोबियम वगैरह, ये सब बनाते हैं। ठीक है, तो 21% है आपकी ऑक्सीजन, जो आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं, मतलब वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते। नाइट्रोजन है 78%, और बाकी सारी जो गैसेज हैं इतनी कम है, मान लो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, आर्गन 0.93 और बाकी सारी मिला के 0.04, यानी कि इन टोटल हवा में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डिपेंड किस पे करती हैं, आपकी ऑक्सीजन पे और आपकी नाइट्रोजन पे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में है, उपलब्ध है। ठीक है, अब क्या है, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स, हम थोड़ी बहुत इनहेल भी कर लेते हैं, अपने अंदर भी रखते हैं थोड़ी बहुत नाइट्रोजन को, लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं सॉइल के, वो उसे उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो जिसमें क्या हो वो कंफर्टेबल हो प्लांट्स लेने के लिए। दूसरा है आपका ऑक्सीजन। आपको पता है कि ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है, ह्यूमन और एनिमल सभी ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली ब्लो मतलब ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स क्या है, ऑक्सीजन देते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। अब देखो हमने क्या करा, CO2 छोड़ा, प्लांट्स ने हमें क्या दिया, O2 दिया। लेकिन ये डिस्टर्ब क्या कब होता है, तब होता है जब हम क्या लगा लें, फैक्ट्रीज लगा लें, फ्यूल जलाएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें करें। ठीक है, तो क्या होगा एकदम से कि चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी, अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। देखो हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से गैसेस होती हैं, किस किस काम में आती हैं हमारे। ठीक है, अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा है कि वो बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है उसके अंदर। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी वो बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि जो हमने बात करी थी कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर नॉर्मल रखता है सर्दियों में भी और क्या रात में भी। ठीक है, रात में भी हमें जमने नहीं देता। क्यों? क्योंकि गैस के कुछ पार्टिकल क्या करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर के कुछ पार्टिकल गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं और उन पार्टिकल में भी मेनली है CO2। लेकिन अब जब इसकी अमाउंट भी राइज हो रही है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है, जो कि इस न्यूज़ में आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब एक डू यू नो देख लेते हैं कि लाइक जैसे ही एयर हीट अप होता है तो क्या होता है, जैसे ही हवा बढ़ती है, लाइक हवा मूवमेंट करते हैं, हमें पता है। अब मूवमेंट होता क्यों है, लाइक क्या पड़ी है हवा को एक जगह से दूसरी जगह जाने की। तो क्या सीन होता है कि जैसे ही कोई भी चीज़ गर्म होती है, मान लो आपका हाथ जब तवे पे पड़ता है तो क्या होता है, किसी भी गर्म चीज़ पे पड़ेगा, तवे पे, प्रेस पे, आयरन पे आपका कहीं भी पड़ता है तो आप झटके से हटाते हो, यानी कि जैसे ही हीट बढ़ी मूवमेंट हुआ। ठीक है, हीट बढ़ी मूवमेंट हुआ। सेम यही चीज़ होती है हवा के साथ। जैसे ही हवा में जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, जैसे मान लो सूरज की रोशनी पड़ी, गर्मी बढ़ी, या फिर अर्थ पे से गर्मी निकल रही है, ठीक है, कुछ कुछ, तो हवा क्या होती है, वो एक्सपेंड करती है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल भागते हैं। ये आप 9th क्लास में भी फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ोगे अपने केमिस्ट्री में, कि जो एटम होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हवा के, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देते हैं जैसे उनमें हीट बढ़ती है। तो क्या होता है, जैसे हीट बढ़ती है, जो हवा के नीचे वाली हवा है वो ऊपर जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, नीचे वाली हवा गई ऊपर क्योंकि नीचे से उसे गर्मी मिल रही थी। अब यहाँ हो गई जगह खाली। ठीक है, ये वाली जगह हो गई खाली क्योंकि ये वाले पार्टिकल चले गए ऊपर। तो जहाँ पे अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर बन गया। अब ये हाई प्रेशर से क्या होगा, वापस लो प्रेशर पे आएगा। तो बेसिकली हमने क्या करा कि यहाँ पे गर्मी बढ़ी, गर्मी से मूवमेंट हुआ, ये ऊपर पहुंचे, जैसे ही ऊपर पहुंचे तो ऊपर ज़्यादा भीड़ हो गई। अब यहाँ जगह खाली थी तो ये वाले पार्टिकल वापस नीचे आए। तो क्या होता है, इस तरह से जो हमारी हवा है वो पूरा सर्कुलेट करती है कि जैसे ही एयर हीटअप होती है वो एक्सपेंड करती है, यानी कि वो क्या करती है, फैलती है, फैल के क्या होता है कि ऊपर जाती है। ठीक है, यानी कि तो ऊपर क्या हो गया, लाइटर माहौल हो गया, थोड़ा लाइट हल्का वाला होगा। क्यों? क्योंकि हल्की होकर एक्सपेंड करके मूव कर रही है। और नीचे क्या होगा, थोड़ा डेंसर और थोड़ा हैवी होगा। ठीक है, इस वजह से वो नीचे भी आती है। ठीक है, इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से हमारी जो सराउंडिंग है ये पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो डिवाइडेड है कुछ स्टेजेस में, यानी कि कुछ ग्रुप में। लाइक इतना ऊंचा जाओगे तो कुछ नाम है, थोड़ा ऊंचा जाओगे तो कुछ नाम, फिर कुछ और नाम। तो ये है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब इनका मतलब क्या होता है, नाम तो आपने पढ़ लिए, नाम तो आपने पहले 6th क्लास में पढ़े थे, है ना। अब हम इन्हें पढ़ेंगे डीपली कि इन स्टेजेस में का मतलब क्या होता है। ट्रोपोस्फेयर में कौन सा आता है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या आता है, मैसो में क्या आता है, ठीक है, थर्मो में क्या आता है और एक्सो में क्या आता है। और एक बात सुन लो, लेकिन एक बात समझ लेते हैं क्या, कि इनके बीच की जो बाउंड्री है इसका नाम बड़ा अच्छे से लिखा गया है। जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है उसका नाम ट्रोपोपॉज, पॉज यानी कि एक तरह से रुक जाना। ठीक है, तो जहाँ ट्रोपोस्फेयर खत्म हुआ उसका नाम क्या है, ट्रोपोपॉज। जहाँ स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हुआ उसका नाम क्या है, स्ट्रेटोपॉज। इस तरह से आगे जाओगे
ठीक है। मेसोस्फेयर खत्म होगा मेसोपोज, ऐसे ही आगे जाके पूरा ये जो बाउंड्री है ये आपकी चलती रहेगी, जहाँ से आप कहोगे कि एक लेयर खत्म, दूसरी लेयर स्टार्ट, तीसरी लेयर खत्म, चौथी लेयर स्टार्ट, ऐसे। तो अब देख लीजिए ट्रोपोस्फेयर होता क्या है। ट्रोपोस्फेयर आपके नीचे जमीन वाली लाइन, यानी कि जहाँ से एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जमीन वाली लाइन है जहाँ से एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से 13 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। यानी कि 13 किलोमीटर जब आप ऊपर जाओगे तब वहाँ तक क्या है, ट्रोपोस्फेयर। इतनी वाली लाइन में आपका इतनी वाली हाइट पे आपका क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। इसमें ज़्यादातर सारी वो वाली गैस एग्जिस्ट करती हैं जो हम सांस लेने में लेते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। ये जो फिनोमेना है यहीं पे सारी चीज़ें होती है, रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहीं अकर करती हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्लाउड्स वगैरह यहीं होते हैं, यहीं बनते हैं, यहीं से बारिश होती है, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्या है आपका, ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, जहाँ पे आपके क्लाउड्स वगैरह ये सब है और हमारी पूरी बारिश वगैरह यहीं से होती है। फिर स्टार्ट होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट कैसी है, पहले हो गई 13 किलोमीटर, अब आगे हो गई 50 किलोमीटर। इसकी कितनी हाइट है, 50 किलोमीटर तक ऊंची जाएगी, ठीक है। ये वाला एरिया क्या होता है, क्लाउड से फ्री होता है, यानी कि यहाँ पे बादल वगैरह नहीं होते इतने। क्यों, क्योंकि हवा पहले ही आपके जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे आके अटक गई थी, वहीं पे वो बादल बना देती है, वहीं से बरस जाती है। वो कैसे होता है वो अभी हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है वहाँ बादल कम हो जाते हैं, और बादलों के ना होने की वजह से एरोप्लेन क्या होता है, एरोप्लेन के उड़ने के लिए सूटेबल जगह होती है। तो कहाँ उड़ते हैं हमारे एरोप्लेन, हमारे एरोप्लेन उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, जहाँ पे बादल नहीं होते। तो टकराने के लिए कोई वो नहीं होता, कोई ये नहीं है कि बादल में घुस जाएंगे हम तो बारिश वगैरह हो जाएगी, कुछ ऐसा सीन नहीं होता, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। यहीं पर हमारी ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है आजकल, हम बहुत सुनते हैं, ठीक है। तो वो जो ओजोन लेयर है जो हमें सन की यूवी रेज यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो बैड रेज हैं, उनसे हमें बचाती है, वो भी इसी लेयर में पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, हमने देख लिया। अब क्या है मेसोस्फेयर। आपने ये सुना होगा ना कि कोई मेट्रॉइड्स हमारी धरती पे गिरने वाला है, ये होने वाला है, वो गिरने होने वाला है। तो फिर ये गिरते क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी धरती के पास एटमॉस्फेयर में एक और पार्ट है जो है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर तीसरी लेयर है, ठीक है, हमें पता है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, ये भी हमें पता है। 80 किलोमीटर की हाइट है। पहले क्या थी 13, उसके बाद क्या है 50 और उसके बाद क्या है 80, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मेट्रॉइड्स आते हैं, उल्का पिंड वगैरह आते हैं, ठीक है, धरती पर, वो इस वाली उसमें आके जल जाते हैं। क्यों, जैसे वो आते हैं तो एकदम से जैसे बर्न अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं, ठीक है। इन्हीं को या फिर टूटता तारा कहते हो, कहते हैं ना टूटते तारे से विश मांगते हैं ये सब। तो जो टूटता तारा होता है वो क्या होता है, ये वही उल्का पिंड होते हैं जो इस लेयर में आके बर्न हो जाते हैं, और वो हमें बर्न होते वही वो दिखता है जिसे आप टूटता हुआ तारा कहते हो। उसके बाद आया थर्मोस्फेयर, जहाँ पे भी थर्म नाम आता है कहीं ना कहीं टेम्परेचर की बात आती है, यानी कि कुछ गर्म ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है, जैसे हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है। और कितना ही हाइट होती है इसकी, 80 से 400 किलोमीटर की। देखो कितना ऊंचा पहुंच गया एकदम से। एक आयनोस्फेयर है, ये इसी का ही पार्ट है आयनोस्फेयर, जो कि 80 से 400 किलोमीटर जाता है। इस लेयर में क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशन का काम होता है, रेडियो ट्रांसमिशन का, ठीक है। अब जैसे क्या है, हीट है, हीट की वजह से क्या होता है, हीट फैलती है, हमने देखा ना अभी, जैसे हीट मिलती है किसी भी चीज़ को तो एक्सपेंड करती है। तो जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं हमारे सारे इसी लेयर पर जाते हैं, और इससे हमारी कनेक्टिविटी बनती है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट क्या होता है, हीट ज़्यादा होती है, इस वजह से मूवमेंट ईजिली हो सकता है, ठीक है। तो जितना आपकी रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन है, जिसके बेसिस पे आपकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपने वो देखा होगा ना, पिक्चर आई थी रोबोट 2.0, ठीक है। तो उसमें क्या था कि रेडियो ट्रांसमिशन के टावर्स थे, ठीक है। वो जो टावर्स हमारे कनेक्शन करते हैं ना हमारे मोबाइल्स वगैरह का, वो थर्मोस्फेयर में ही ये सारी कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। बाद में वो अर्थ में दोबारा से रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक। हमारी 5वीं लेयर आती है एक्सोस्फेयर। अब एक्सोस्फेयर नाम से पता है एग्जिट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहाँ पे एक्स आ जाए यानी कि कुछ बाहर वाला काम हो रहा है। तो ये अपर मोस्ट लेयर है, सबसे बड़ी है, सबसे पतली लेयर है, सबसे हल्की गैसेस यहाँ होती हैं। क्यों, अभी हमने देखा था ना, जैसे जैसे हीट बढ़ती है, हीट बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि ऊपर जाती हैं हल्की हल्की गैसें। तो ये सबसे ऊपर तो सबसे हल्की गैसेज होंगी ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि डेंस वाली कहाँ होती है, नीचे होती हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे हल्की गैसेज होती हैं, और ये सबसे ऊपर फ्लोट करती हैं, ठीक है। जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे 9th क्लास में, तब आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन का 1 नंबर है और हीलियम का 2 नंबर है। अब ये क्या होता है 1 और 2, ये आप पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में साइंस में। तो सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। अब आपको देखो 10 दिन की वेदर रिपोर्ट लेनी है, आप खुद देख लेना, बल्कि आपको इंटरेस्ट भी होता होगा कि देखो जब गर्मी बढ़ती है हम देखते हैं ना कितना कितना टेम्परेचर जा रहा है, जो आज तक वगैरह पे दिखाते हैं, पूरे मैप के चारों तरफ टेम्परेचर दिखाते रहते हैं, इतना 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 इतना। तो वही आपको वेदर और क्लाइमेट चेक करना है। अब ये वेदर और क्लाइमेट क्या है, अब आप वेदर कहोगे वो भी आप थोड़ा मौसम से ही लेते हो, क्लाइमेट कहोगे तो भी मौसम से, लेकिन ये दोनों ही मौसम नहीं होते। एक मौसम समझ लो, एक क्या समझ लो, जलवायु। अब ये दोनों वर्ड्स क्या कह दिए मैंने, वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है।
देखो जो आपका ये होता है कि आज क्या, इज इट गोइंग टू रेन टुडे, क्या आज बारिश होने वाली है, ठीक है, या फिर सूरज निकलेगा, या फिर क्या होगा। जो डे टू डे का वो होता है कि आज दिन में गर्मी ज़्यादा है, कहते हैं ना कि आज गर्मी ज़्यादा है, आज ठंड ज़्यादा है, ठीक है, मम्मी आज ज़्यादा गर्मी है, कूलर भी ऐसा लग रहा है चल नहीं रहा, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या है, वेदर क्या है, चेंज होता है जो डे टू डे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि आज गर्मी है, ओ आज तो बारिश हुई है, आज तो हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो आपका डे टू डे मौसम चेंज होता है, वो है आपका वेदर, ठीक है। और एक होता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है जो उसकी जनरल कैटेगरी होती है कि जो एक लंबे टाइम पीरियड तक सेम तरह का वेदर रहता है, उसे आप क्लाइमेट कहते हो। वेदर जो आपका डे टू डे चेंज होता है, ठीक है, आज गर्मी कल सर्दी। और क्लाइमेट जो आपका एक बहुत लंबे टाइम तक रहता है। जैसे मैं आपको नाम ले लूँ कश्मीर का, तो आपको दिमाग में एकदम से आएगा ठंडा, ठीक है। तो वहाँ की क्लाइमेट क्या है, कैसा क्लाइमेट है वहाँ का, ठंडा क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है। लेकिन वेदर तो उसका दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता होगा ना, कि कभी ज़्यादा धूप निकल गई, कभी थोड़ा हल्का मौसम है, कभी बारिश है, कभी कुछ है। तो वेदर रोज चेंज होता है। और क्लाइमेट एक जगह का एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो जनरली होती है। अगर मैं कहता हूँ राजस्थान, तो राजस्थान का नाम सुनते ही आपको थोड़ी गर्मी गर्मी सा फील होता है ना, कि रेगिस्तान, रेत होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, वहाँ का क्लाइमेट है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखे होंगे आपको, क्या क्या है देख लेते हैं ज़रा, ठीक है, नहीं दे रखे शायद, तो आप देख लोगे सहारा का मरुस्थल है, सहारा का अफ्रीका में, ठीक है, ठीक है। अफ्रीका देखोगे ना आपके, यहाँ पे एशिया है, एशिया के नीचे अफ्रीका है, तो यहाँ पे सहारा का मरुस्थल है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है दुनिया का, ठीक है। तो यहाँ पे ठंड है। कश्मीर में आप जाओगे अपने भारत के, तो वहाँ ठंडा है, ठीक है, ठीक, हमें समझ में आ गया। अब क्या है, आप इतना सरप्राइज हो जाओगे कि हमारी धरती पे जितनी सन की रेज आती है ना, जैसे आप इतना गरम गरम कहते हो, अगर आप उस सन रेज के 2 बिलियन हिस्से करोगे ना, तो उस 2 बिलियन में से जो सिर्फ 1 पार्ट आएगा, एक हिस्सा आएगा, सिर्फ उतना ही हमारी धरती लेती है, लेकिन फिर भी हम इतने गर्म फील करते हैं। इसका मतलब देखो सन में कितनी एनर्जी है, सन में कितनी गर्मी है, आपको ये बताना चाह रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर सिंपली क्या है, कितना गर्म कितना ठंडा, वो उस टाइम का टेम्परेचर है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर, यही आपका टेम्परेचर होता है। कहते हैं ना इतना डिग्री टेम्परेचर है, उतना डिग्री टेम्परेचर है। तो ये क्या है कि कितना गर्म है या कितना ठंडा है, वो आप जो बताते हो वो आपका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर डे और नाइट में भी चेंज होता है। कहते हैं ना कि दिन में ज़्यादा गर्मी लगती है और रात में ठंड लगती है। रात में आप कुछ ओढ़ के सोते हो, भले ही आप दिन में क्या हो कि आपको बहुत तेज गर्मी लग रही है, बट रात को हम क्या करते हैं, थोड़ा कुछ ब्लैंकेट या चादर वगैरह कुछ ओढ़ के सोते हैं। क्यों? क्योंकि रात को मौसम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, टेम्परेचर कम हुआ या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, ठीक है, ऐसी चीज़ होती है। अब एक तो हुआ कि डे टू डे चेंज हो गया। अब मौसम के अकॉर्डिंग में तो चेंज होता है। अब डे और नाइट में हमने देख लिया, डे गर्म होते हैं और नाइट ठंडे होते हैं। और अगर हम समर और विंटर में गए तो भी आपके पास आंसर होगा ना, कि विंटर मतलब ठंडा और समर मतलब गर्मी। तो समर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, विंटर मतलब कम टेम्परेचर, डे मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, नाइट मतलब कम टेम्परेचर। तो कहीं ना कहीं मौसम के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर बदलता है और दिन और रात के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर बदलता है। यानी कि गर्मी और ठंड का जो टेम्परेचर है, जो इसका तरीका है, वो बदलता है। अब ये बदलता क्यों है, किसकी वजह से बदलता है? ये बदलता है इंसोलेशन की वजह से। अब ये क्या शब्द कह दिया मैंने, इंसोलेशन होता है जितनी एनर्जी हम सन की ले रहे हैं। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, यानी कि अर्थ ने कितनी सोलर एनर्जी ली है। अर्थ है ये, ठीक है, यहाँ सूरज है आपका, ठीक, कितनी गर्मी हम ले रहे हैं उस बेसिस पे क्या होता है, सर्दी और गर्मी होती है। समर के टाइम पे क्या होता है, अगर हमारे यहाँ पे समर है, जो आपने 6th क्लास में पढ़ा था, याद करो, ठीक है, हमारी अर्थ क्या है, थोड़ी सी टेढ़ी घूमती है, एंगल बना के घूमती है, हमें पता है। तो जो एरिया क्या है सूरज की तरफ आ रहा है ज़्यादा, वहाँ पे क्या होगा, सीजन होगा गर्मी का, ठीक है। तो यहाँ पे गर्मी का सीजन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा आ रही है, सूरज की रोशनी ज़्यादा ली जा रही है, इसलिए हम मौसम है सर्दी, ठीक, वो गर्मी का, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ टर्न करी, ठीक है, इस बेसिस पे भी दिन और रात होता है और दिन और रात के बेसिस पे भी मौसम बदलता है, टेम्परेचर बदलता है। तो असर कौन डाल रहा है, ये सिर्फ सूरज दादा डाल रहे हैं। सूरज के टेम्परेचर, यानी कि सूरज से हम कितनी गर्मी ले रहे हैं, उस बेसिस पे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज या फिर इंक्रीज होता है, ठीक। अब हमें पता है पोल्स पे क्या होता है, ठंड होती है, ठीक है, और जो हमारे इक्वेटर होता है वहाँ गर्मी होती है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्यों? आपको ये भी आपने 6th क्लास में पढ़ा था। मान लो ये आपकी अर्थ है, ये आपका सन है, ठीक है। इक्वेटर पे क्या होता है, सूरज की सीधी रोशनी जाती है, तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। और पोल्स पे क्या होता है, टेढ़ी रोशनी जाती है, तो बहुत कम 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 हीट जाती है, तो यहाँ थोड़ा फ्रोजन टेम्परेचर रहता है, यानी कि जमने को तैयार रहता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ टेम्परेचर कम, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा। तो ऐसे बढ़ेंगे तो कम होता चला जाएगा और इधर भी बढ़ेंगे तो कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो असर किसने डाला, सिर्फ और सिर्फ हमारे सन ने असर डाला, ठीक। अब देखो इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो हमारे गांव होते हैं वहाँ पे हमें थोड़ी ठंडी हवाएं चलती हुई मिलेंगी, लेकिन
सर्दी वहाँ क्या होता है, सिटीज़ में क्या होता है, एकदम से गर्मी होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि एसी की ज़रूरत हो जाती है। अगर कोई गाँव में कोई अमीर भी इंसान होगा ना तो एसी बहुत रेयरली होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर इतना नहीं है कि एसी की ज़रूरत पड़ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो घर होते हैं इतने यार कच्ची सड़कें होती हैं, इतनी कोई बड़ी वो नहीं होती हैं, बिल्डिंग्स भी ज़्यादातर ईंटों की है नहीं है, ज़्यादातर पेड़ लगे हुए होते हैं। तो क्या होता है, एक तो पेड़ टेम्परेचर को थोड़ा कम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये CO2 ले लेते हैं, CO2 कम हुई तो टेम्परेचर कम होगा ऑफ कोर्स। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी शहर हैं, शहरों में क्या होती है, बिल्डिंग्स होते हैं ईंटों की, कंक्रीट की बनी हुई। ये क्या करती हैं, धूप को आने देती हैं, ट्रैप करती रहती हैं अपने पास, बंद करती रहती हैं। जैसे कि आप बंद करोगे क्या होगा, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जैसे आपकी कार बंद है, बस बंद है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। सेम यही चीज़ है कि ये भी गर्मी लेती रहती है, इसलिए शहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गाँव का टेम्परेचर। ओके, अब हम चीज़ें नापते किससे हैं, आप टेम्परेचर किससे नापते हो, थर्मामीटर से। ये तो आपको पता है, बुखार जब होता है थर्मामीटर से नापा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर आपको प्रेशर डालता है आपके ऊपर, वो किससे नापा जाता है, बैरोमीटर। एटमॉस्फेयर में प्रेशर डालता है, जी हाँ, कैसे डालते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो मेजर किससे करा जाता है, बैरोमीटर से। इस क्लास में आपको सिर्फ नाम पढ़ते हैं, किससे क्या आप नापोगे। रेन गॉज, यानी कि कितने अमाउंट में बारिश हुई है, ये आप किससे नापते हो, रेन गॉज से, ठीक है। कि आप इसमें देख लेते हो कि ग्राउंड लेवल से या फिर सी लेवल से कितना ऊंचा पानी भरा है, तो इतने मीटर की बारिश हुई है, कहते हैं ना इतने मीटर की बारिश, इतने सेंटीमीटर, इतने मिलीमीटर की बारिश, ठीक है। मीटर की तो होती नहीं है, लाइक बाढ़ वगैरह का सीन है तो अलग बात है, ठीक है। तो इतने मिलीमीटर की बारिश, इतने की बारिश, तो ये किससे नापता है, रेन गॉज से नापा जाता है, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ विंड, की हवा किस साइड बह रही है, ये किससे नापा जाता है, विंड वेन से। अगर आपने मूवी देखी हो पोखरण, तो उसमें लास्ट में क्या होता है कि वो जब बम विस्फोट करने वाले तो हवा बहुत तेज चलने लग जाती है, ठीक है। वो सोचते हैं कि स्टेबल हो, रुके रुके रुके, तो वो चलता क्या है, ऊपर वाला विंड वेन ही चलता है, जो आपको बताता है कि हवा किस साइड बह रही है। तो आप चाहो पतंग जाके उस साइड उड़ाओ तो आपकी पतंग अच्छी उड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, ठीक, ओके, हमें समझ में आ गया। आप टेम्परेचर आप किस में नापते हो, डिग्री सेल्सियस में नापते हो, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। ओके, किसने इन्वेंट किया था, एंड्रिस सेल्सियस ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे हम नाप लेते हैं। एंड्रिस सेल्सियस ने इसे इन्वेंट किया था, इसलिए हमने सेल्सियस पे ही इसकी डिग्री रख ली। 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, जो आपका पानी है वो फ्रीज होने लग जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लग जाता है। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि 0 कर दिया तो बर्फ़ जमने लगेगी, लाइक पानी जमने लगेगा, ठीक है। और उबलेगा कब, जब आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अभी इस पार्ट में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे एयर प्रेशर होता है, कैसे हवाएं चलती हैं, कैसे बारिश होती है, ठीक है। और फिर ये सारी चीज़ें, साइक्लोन वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए जो भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। टिल देन बाय बाय।